जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया हूँ बिल्कुल अमेजिंग चैप्टर लेके रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट का। सबसे पहले तो आप अपने सीएमडी को ओपन कर लीजिए और डेस्कटॉप लोकेशन को ओपन कर लीजिए, यानी कि सीधी डेस्कटॉप लिख देंगे तो ये लोकेशन एक्सेस हो जाएगा। डेस्कटॉप या जहाँ पर भी आप फाइल या फोल्डर बनाते हैं उस लोकेशन को एक्सेस कर लीजिए। और आपको यहाँ पर एक नया एप्लीकेशन बनाना है। तो नया एप्लीकेशन कैसे बनता है देखिए ज़रा, यहाँ पर आपको कमांड लिखना है एक्सपो npx एक्सपो हाइफन देखिए यहाँ पर आपको इस ऐसे लिखना है npx क्रिएट हाइफन एक्सपो और उसके बाद हाइफन ऐप लिखना है। इसके बाद अपने एप्लीकेशन का नाम देना है। जैसे मुझे अपने एप्लीकेशन का नाम जस्ट फोर कोड रखना है, या मैंने डिफाइन कर दिया जस्ट हाइफन स्टडी। ठीक है, ऐसे मैंने नाम दे दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, तो ये आपके एप्लीकेशन का नाम हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा npx क्रिएट हाइफन एक्सपो हाइफन ऐप। ये कमांड है, ठीक है ना। इसी कमांड की हेल्प से आप नया एप्लीकेशन बना पाएंगे। तो ये कमांड आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो है नया एप्लीकेशन क्रिएट करना है, क्योंकि जब आप एज अ फ्रेशर कहीं पर भी जा रहे हैं, हो सकता है आपको इंटरव्यू और बोल दे कि आप एक छोटा सा एप्लीकेशन बना के देखिए, यानी कि बेसिक एप्लीकेशन बना के दिखाइए रिएक्ट नेटिव का। तो आपको ये कमांड पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गूगल पे जाके उसके सामने जो है ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो ये कमांड आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कमांड से एप्लीकेशन क्रिएट होगा। ठीक है, तो npx क्रिएट हाइफन एक्सपो हाइफन ऐप, उसके बाद अपने एप्लीकेशन का नाम आपको डिफाइन कर देना है। इंटर प्रेस कर देंगे तो डेस्कटॉप लोकेशन पे यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप लोकेशन खुला हुआ है, जिसकी वजह से डेस्कटॉप पे ही एक एप्लीकेशन आपका क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, क्रिएट करने में टाइम लेगा। देखिए जरा, जब एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको इस तरीके से फिर से ये विंडो दिख जाएगा, यानी कि डेस्कटॉप वाला लोकेशन फिर से आ जाएगा। तो एप्लीकेशन हमारा क्रिएट हो चुका है। सीएलएस कर लेंगे और जो अपनी एप्लीकेशन हमने क्रिएट किया उसके अंदर सबसे जाएंगे। सबसे पहले तो जस्ट हाइफन स्टडी, ऐसे हमने अभी एप्लीकेशन क्रिएट किया था, इस वाले को एक्सेस कर लिया, यानी कि अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस कर लेंगे जस्ट स्टडी को। ये देखिए, अब इसको हमें रन करना है तो सीएलएस कर लेंगे। और रन करने के लिए हम क्या करते हैं, npx एक्सपो स्टार्ट। ठीक है ना, लेकिन अभी रन मत करिए, क्योंकि रन कर देंगे तो अभी हमें कट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ और चीज़ों को इंस्टॉल करना है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें राउटिंग का कोड करना है। राउटिंग को दोबारा फिर से हम सीखेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, और राउटिंग को हमें, यानी कि राउटिंग से रिलेटेड चीज़ों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसलिए पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर हम रन करेंगे। ठीक है, तो क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए इस तरीके से और ब्राउज़र में आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आपको लिखना है इस तरीके से रिएक्ट हाइफन, यानी कि रिएक्ट नेटिव या रिएक्ट नेविगेशन लिख दिया, रिएक्ट नेटिव नेविगेशन दुकान करिए इस तरीके से जरा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रिएक्ट नेटिव नेविगेशन। ठीक है, ये फर्स्ट लिंक दिख जाएगा आपको, रिएक्ट नेटिव रिएक्ट नेविगेशन। इस पर क्लिक कर देंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दीजिए इस तरीके से, या रीड डॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। नीचे की तरफ आएंगे, ये आपको कमांड दिख जाएगा npm इंस्टॉल @react हाइफन नेविगेशन स्लेश नेटिव। कॉपी कर लेंगे, पहले इसको आपको इंस्टॉल करना है। राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमें कुछ और चीज़ों को इंस्टॉल करना है, इसलिए यहीं पर आ जाइए। इसके ठीक नीचे एक और कमांड होगा, npx एक्सपो इंस्टॉल रिएक्ट हाइफन नेटिव हाइफन स्क्रीन रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, दोनों को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, एक ही बार में दोनों इंस्टॉल हो जाएगा। राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए, एंटर प्रेस कर देंगे, ये भी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक कर देना है, हेलो रिएक्ट नेविगेशन। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक और कमांड, npm इंस्टॉल @react हाइफन नेविगेशन स्लेश नेटिव स्टेक। कॉपी कर लीजिएगा, इसको कमांड मैच कर लीजिएगा, जो भी मैं कर रहा हूँ उसी को आपको भी डिफाइन करना है। ठीक है, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर लाके सीएलएस कर लेंगे सबसे पहले यहाँ पर। उसके बाद राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, यहाँ पर मैच कर लिया करिए कि मैं क्या क्या इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने जूम कर दिया, इंटर प्रेस कर देंगे, ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, उसके बाद हम npx एक्सको स्टार्ट कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट को। तो आज ये जरा सीएलएस कर लीजिए इस तरीके से और यहाँ पर डिफाइन करिए npx एक्सको स्टार्ट, इस तरीके से डिफाइन करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट जो है कंपाइल हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। देखिए आ गया, यहाँ पर आपको ए प्रेस करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन में ओपन करने के लिए ए प्रेस कर दीजिए। तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो एंड्रॉइड स्टूडियो में ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। ठीक है, देखिए ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको पुराना कैच दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ पर आपको पुराना कैच दिख रहा होगा। अगर आप में नहीं दिख रहा है तो हो सकता है नया एप्लीकेशन ही आपको दिख रहा हो जो भी आपने जनरेट किया। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, जब भी आपको पुराना कैच दिखे तो यहीं पर आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जब इस तरीके से स्क्रीन आ जाए तो इसको आपको स्लाइड कर देना ऊपर की तरफ, यानी कि कट कर देना। उसके बाद फिर से आपको एक्सपो खोलना है, तो ऊपर की तरफ जब आप स्लाइड करेंगे ना इस तरीके से, ऐसे ऊपर की तरफ स्लाइड करिए, ये एप्लीकेशन दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है आपको। और यहाँ पर आपको यूआरएल दे देना है, कौन सा यूआरएल, यहाँ पर जो आया था देखिए ये वाला यूआरएल। ठीक है ना,
लिखना है आपको। तो यहाँ पर जाएंगे, इस तरीके से लिखेंगे हम EXP:///192 192.168.1.212:8081। तो कभी भी अगर आपको पुराना कैच दिख रहा हो तो ऐसे ही आपको क्लियर करना है, यानी कि जैसे अभी हमने काम किया था, मिनिमाइज यानी कि यहाँ पर क्लिक करके उसको हटा देना है और फिर से एक्सपो खोलना है और यहाँ पर आपको लिख देना है यूआरएल। ठीक है, कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे, ये एप्लीकेशन आपका कनेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी आपको बिल्ड होना बता हुआ दिखेगा, कितना परसेंट बिल्ड हुआ, और यहाँ पर भी लिख के आ गया बंडलिंग। ठीक है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, 100% कंप्लीट होने पे आपका जो एप्लीकेशन है वो आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। तो आपको ऐसे ही करना है, यानी कि जब भी पुराना कैच आपको दिख रहा हो तो इस पे क्लिक करके उस एप्लीकेशन को ऊपर की तरफ स्लाइड कर दीजिए और एक्सपो गो खोल के उसमें डबल क्लिक करना है और यूआरएल खुद से डाल देना है, ये वाला यूआरएल। ठीक है ना, यूआरएल डाल देंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो, यानी कि नया एप्लीकेशन जो आपने जनरेट किया वो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए फर्स्ट टाइम जब हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो इसी तरीके का हमें व्यू देता है। अब इस प्रोजेक्ट को हमें वीएस कोड में खोलना है और कुछ चीज़ों पे काम करना है। तो वीएस कोड में आ जाइए जरा इस तरीके से। देखिए वीएस कोड में आपको जस्ट स्टडी इस प्रोजेक्ट को ब्राउज कर लेना है और इसके अंदर ऐप डॉट जेएस आपको दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऐप डॉट जेएस के अंदर काफ़ी सारे कोड होंगे तो इनको आपको हटा देना है, कंट्रोल A करिए और यहाँ से रिमूव कर दीजिए। अब आज से या कहीं भी आप कभी पहले भी कभी भी काम करेंगे, यानी कि जब भी आप रिएक्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं या आप रिएक्ट नेटिव के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर काम करने जाएं, जैसे ये ऐप डॉट जेएस एक कंपोनेंट है, तो सबसे पहले आप रिएक्ट को इंपोर्ट कर दिया करिए। इंपोर्ट रिएक्ट ऐसे डिफाइन कर दिया करिए। फर्स्ट काम आपको अब यही करना है, यानी कि इंपोर्ट करना है रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट के अंदर से। ठीक है ना, तो ऐसा माना जाता है कि जब हम इंपोर्ट कर देते हैं रिएक्ट को तो जो हमारा एप्लीकेशन है वो काफ़ी स्मूथ और अच्छा चलता है। इसकी वजह से तो कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो रिएक्ट जेएस के अंदर काम कर रहे हो या आप रिएक्ट नेटिव के अंदर काम कर रहे हो, पहले आप इसको इंपोर्ट कर दिया करिए रिएक्ट के अंदर से। अब बाकी चीज़ें भी हैं रिएक्ट के अंदर, जो जैसे कि यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रेफ, है ना, इसको कैसे आप इंपोर्ट करेंगे, तो इसको इंपोर्ट करने के लिए, यानी कि इसको रीड करने के लिए आप इसी रिएक्ट के अंदर से डॉट यूज स्टेट ऐसे लिख सकते हो, यूज स्टेट, या आप यूज इफेक्ट अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो रिएक्ट के अंदर से डॉट यूज इफेक्ट को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, यानी कि निकाल कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये तरीका पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अगर रिएक्ट के अंदर से आपको कुछ भी इंपोर्ट करना है तो यहाँ पर कॉमा दीजिएगा, रिएक्ट वैसे रहेगा, और करली ब्रैकेट के सिंबल दीजिएगा। यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर यूज इफेक्ट लिख देंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, यूज स्टेट भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से यूज रेफ, तो जिन चीज़ों की नीड है वो आप कॉमा देके यहाँ पर इंपोर्ट करिएगा, अगर नहीं नीड है तो बस रिएक्ट को इंपोर्ट करके छोड़ दिया करिए। चाहे वो आप आज से इसके अंदर काम करेंगे, मैं भूल भी जाऊँ किसी जो है कंपोनेंट के अंदर इसको इंपोर्ट करना, तो आपका, मैं बता दिया हूँ कि आपको ये इंपोर्ट करना चाहिए, ज़रूरी है ये, है ना, किसी भी, चाहे वो रिएक्ट जेएस के अंदर कंपोनेंट हो, चाहे वो आप रिएक्ट नेटिव के अंदर कंपोनेंट हो, तो जब भी नया कंपोनेंट आप बनाएं तो उसके अंदर रिएक्ट को इंपोर्ट कर दिया करिए। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जब आप रिएक्ट को इंपोर्ट कर देते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है स्मूथ चलता है, और काफ़ी सारे एरर भी आते हैं किसी किसी केस में, अगर ये इंपोर्ट नहीं होता है तो अगर ये इंपोर्ट होगा तो एरर वगैरह भी नहीं आता है। ठीक है ना, तो इसको इंपोर्ट करना ना भूलें, चाहे वो रिएक्ट जेएस के अंदर आप काम कर रहे हो, चाहे वो रिएक्ट नेटिव के अंदर काम कर रहे हो। और बाकी चीज़ों को कैसे इंपोर्ट करना है वो अभी हमने दिखाया, अगर आपको यहीं पर इंपोर्ट करना है कॉमा से सेपरेट करके, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, सब कुछ यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो। अभी नीड नहीं है इसलिए मैं हटा देता हूँ, आवश्यकता होगी तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर पाएंगे, या तो अब इसी रिएक्ट के अंदर से कोई भी चीज़ कॉल कर पाएंगे। ठीक है, डॉट लगा के एक्सेस कर पाएंगे। चलिए जरा आगे काम करेंगे अब हम। इसके ठीक नीचे आ जाइए, एक कांस्टेंट मैनेजर इस तरीके से ऐप के नाम से, कॉलबैक फंक्शन का डिफिनीशन करेंगे इस तरीके से, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इस कीवर्ड का यूज़ करिए और यहाँ पर आप ऐप को एक्सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, इसके अंदर आ जाएंगे, एक रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करिए इस तरीके से, और टेक्स्ट को रिटर्न करिए। तो टेक्स्ट को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिएक्ट नेटिव के अंदर से मैंने इंपोर्ट कर लिया, और इस टेक्स्ट के बीच में मुझे कुछ लिखना है इसलिए मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, जस्ट फॉर कोड। ठीक है, ये देखिए टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लिएगा रिएक्ट नेटिव के अंदर से, इसको आपने एक्सपोर्ट कर दिया है तो ये यहाँ पर दिखना चाहिए। एक बार आर प्रेस करेंगे, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर अपने कंपाइलेशन में आ जाएंगे और यहाँ पर आप एक बार आर प्रेस करिएगा। ठीक है, देखिए फिर से रिलोड हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। अगर कभी भी स्टक भी हो जाए तो यहाँ पर क्लिक करके इसको हटा के फिर से यूआरएल डाल के आप ओपन कर लेना। देखिए ओपन हो गया, ऊपर की तरफ जस्ट फॉर कोड आपको दिख रहा होगा, ऊपर बिल्कुल टॉप में दिख रहा है, शायद आपको ना दिख रहा हो, आपके पीसी में ये दिखेगा, यानी कि आपके पीसी में ये सही से दिखेगा। परफेक्ट, तो सबसे पहले हमें राउटिंग का काम करना है, इसलिए हम कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे। ऊपर की तरफ आ जाइए,
तो ये जो app.js वाला फाइल होता है इसके अंदर सिर्फ राउटिंग का ही काम किया करिए, ठीक है ना। राउटिंग से रिलेटेड जो भी काम है वो app.js के अंदर ही होता है। तो इंपोर्ट करेंगे हम राउटिंग के लिए। सबसे पहले क्या इंपोर्ट करते हैं हम, नेविगेशन कंटेनर। तो यहाँ पर लिखिए जरा इसे नेविगेशन कंटेनर किसके अंदर से इंपोर्ट करना है, @react हाइफन नेविगेशन स्लेश नेटिव। ये चीज़ जरूर मैच करिए आपकी कहाँ से इंपोर्ट हुआ ये चीज़, है ना। ये चीज़ जरूर मैच करना है आपको कि कहाँ से इंपोर्ट हुआ, ठीक है। नहीं तो आप इंपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद सही से ये काम नहीं करेगा, एरर वगैरह भी आ सकता है। इसलिए जब भी इंपोर्ट करें और कोई हिंट आ रहा है उस पर इंटर करने से पहले उस हिंट को चेक कर लें कि क्या वो सही जगह से इंपोर्ट करेगा। या आपने इंटर प्रेस कर दिया तो उसके बाद एक और बार लोकेशन को वेरीफाई जरूर करिए कि क्या ये सही जगह से इंपोर्ट हुआ है, ठीक है। तो ये जो नेविगेशन कंटेनर है इसका नाम काफ़ी बड़ा है, तो इसका दूसरा नाम आप डिफाइन कर सकते हो एज लगा के कंटेनर, यानी कि इसका एलियास डिफाइन कर दिया हमने। अब जब भी हमें इसको एक्सेस करना होगा तो हम इस कंटेनर की हेल्प से एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक और चीज़ इंपोर्ट करते थे, यानी कि इंपोर्ट की वर्ड का यूज करेंगे स्टैक से, और क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर इसको इंपोर्ट करते थे। @react हाइफन नेविगेशन स्लेश नेटिव स्टैक इसके अंदर से इंपोर्ट करना है। तो ये लोकेशन भी मैच करिएगा, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि कहीं और से इंपोर्ट हो जाए फिर बाद में आपका एरर आए। तो लोकेशन भी मैच करिए, ऐसा नहीं कि बस आप इंटर प्रेस कर रहे हो, लोकेशन भी मैच होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमने इंपोर्ट कर लिया। इसका नाम भी काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर से दो चीज़ें जनरली इंपोर्ट करते हैं हम, एक तो आपका नेविगेटर, दूसरा स्क्रीन। तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से, डी स्ट्रक्चर करते हुए यहाँ पर आप नेविगेटर, उसके बाद कॉमा लाके स्क्रीन को इंपोर्ट कर लीजिए। तो मैंने स्क्रीन को और नेविगेटर को इंपोर्ट कर लिया, सॉरी डी स्ट्रक्चर कर लिया। क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर इसके अंदर से इसको फंक्शन के रूप में कॉल करिएगा, यानी कि ये जो क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर है इसको फंक्शन के रूप में कॉल करिएगा, ठीक है। और इसके अंदर से ये दोनों चीज़ आपको डी स्ट्रक्चर कर लेना है। तो राउटिंग करने से पहले आपको इन चीज़ों को इंस्टॉल करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको नेगेटिव नेविगेशन कंटेनर को इंपोर्ट करना है, उसके बाद को इसको इंपोर्ट करना है और इसके अंदर से इन दोनों चीज़ को डी स्ट्रक्चर करना है। तो यही तरीका है, ठीक है। अब जहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए, यहाँ पर आप फंक्शन ब्रैकेट का सिंबल दीजिए और इसके अंदर सबसे पहले आप कंटेनर को स्टार्ट करिए। इस तरीके से कंटेनर को क्लोज कर लीजिएगा। कंटेनर के अंदर आपका नेविगेटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेविगेटर को क्लोज कर लेंगे और यहाँ पर आपको नेविगेटर के अंदर स्क्रीन को स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो स्क्रीन के बीच में हमें कुछ नहीं लिखना है, स्क्रीन के अंदर प्रॉपर्टीज के रूप में लिखना है, इसलिए हमने इसको ऐसे लॉक कर दिया। तो जिसके बीच में कुछ लिखना ना हो, जैसे मुझे कंटेनर के बीच में कुछ लिखना था इसलिए मैंने कंटेनर को ऐसे लॉक किया। मुझे नेविगेटर के बीच में स्क्रीन लिखना था इसलिए मैंने इसको ऐसे लॉक कर दिया। अब यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना है इसके बीच में, इसलिए हमने स्क्रीन को ऐसे लॉक कर दिया। तो जिसके बीच में कुछ नहीं लिखना है उसको आप ऐसे लॉक कर दिया करो, ठीक है। अब इसके अंदर नेम के नाम से प्रॉपर्टी सेट करते हैं हम। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया होम, ठीक है, इस तरीके से, तो होम का एक पेज बन जाएगा, लेकिन इसके अंदर कंपोनेंट भी होना चाहिए। तो कंपोनेंट प्रॉपर्टी का यूज करिए। आप चाहें तो यहीं पर कोई कंपोनेंट ऐसे बना दें, जैसे मैंने टेक्स्ट रिफाइन किया इस तरीके से, यहाँ पर क्लोज करेंगे, इसके बीच में मैं लिख दिया जस्ट फॉर कोड। तो फर्स्ट स्क्रीन पे आपको यही जस्ट फॉर कोड ही दिख जाएगा, ठीक है ना। देखिए ज़रा, तो एक बार आर प्रेस करेंगे हम, यहाँ पर हमने टर्मिनल में आ जाएंगे और आर एक बार जरूर प्रेस करिएगा। तो इस तरीके से आर प्रेस कर लीजिए यहाँ पर टर्मिनल में, ठीक है। तो ये इसलिए एरर आ रहा है कि यहाँ पर हमने कंपोनेंट का यूज नहीं किया, ये डायरेक्ट हमने ये भी कंपोनेंट है बट ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस चीज़ को। तो एक काम करिए ज़रा, इसको हटाइए, यहाँ पर हम कंपोनेंट बाहर बना लेंगे, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं वेलकम स्क्रीन इसके नाम से कंपोनेंट बनाने वाला हूँ। अभी मैंने बनाया नहीं है, इसको यहाँ पर यूज़ कर लीजिए, वेलकम स्क्रीन को ऐसे इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्ट इस तरीके से कंपोनेंट के अंदर कुछ भी नहीं लिखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे मुझे वेलकम स्क्रीन कंपोनेंट को डिफाइन करना है तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। और इसका डिफिनेशन हम बाहर कहीं करते हैं, ठीक है। तो हमने कंपोनेंट यानी कि टेक्स्ट का यूज कर लिया था डायरेक्ट, जो कि इनवैलिड है, इसके अंदर वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब इसका डिफिनेशन आपको करना होगा। तो कभी भी आपको इसके अंदर किसी भी तरह का कंपोनेंट, जैसे अभी हमने स्टार्ट किया था ना टेक्स्ट को, ऐसे इसके अंदर नहीं लॉक करिएगा, डायरेक्ट आपको यहाँ पर किसी ना किसी कांस्टेंट का नाम देना है। इसको हमें बनाना होगा और इंपोर्ट करना होगा। तो ये वेलकम स्क्रीन है, इसलिए यहाँ पर आप वेलकम डिफाइन कर दीजिए, यानी कि इसका नाम भी आप वेलकम डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा होम स्क्रीन नहीं होगा, ये तो बस हमारा वेलकम स्क्रीन है, इसलिए हमने वेलकम यहाँ पर भी डिफाइन किया और यहाँ पर भी हमने वेलकम स्क्रीन डिफाइन किया। लेकिन इस वेलकम स्क्रीन का डिफिनेशन होना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, बाहर क्लिक करिएगा और एक नया फोल्डर बनाइएगा सीएमपी के नाम से। तो सीएमपी के नाम से फोल्डर बना लीजिए और सीएमपी के अंदर आप एक नया फोल्डर बनाइए फिर से, जो है वेलकम हाइफन स्क्रीन के नाम से। तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, वेलकम हाइफन स्क्रीन इसका नाम, ठीक है। तो दो वर्ड अगर आ रहा है तो बीच में हाइफन लगा दे दिया करिए फोल्डर के नाम में, ठीक है। मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। अब सीएमपी के बगल में चला गया, मैं चाहता हूँ कि सीएमपी के नीचे रहे, जैसे
यहाँ पर आपको क्लिक करना है फिर से CMP पे और इस पर क्लिक कर लेना है। demo.txt बना दीजिए, तो जो आपका फाइल है यानी कि डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा दिखेगा, ये इसके नीचे दिखेगा। इसका कोई काम नहीं है क्योंकि इसके अंदर CMP फोल्डर के अंदर कोई फाइल नहीं है, इसलिए फोल्डर इसके बगल में चला जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो बगल में ना जाए तो यहाँ पर एक फाइल बना देना है आपको। ठीक है, अब इस वेलकम स्क्रीन के अंदर आपको एक नया फाइल बनाना है index.jsx के नाम से, इस तरीके से। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप CMP फोल्डर के अंदर यानी कि कंपोनेंट फोल्डर के अंदर कोई नया फोल्डर बना रहे हैं, जैसे कि हमें होम स्क्रीन के लिए काम करना है, होम स्क्रीन का कंपोनेंट बना रहे हैं, तो आप होम के नाम से यहाँ पर फोल्डर बनाइए और होम के अंदर जो फाइल बनता है उसको index.jsx रखिए। जैसे अभी हमने वेलकम स्क्रीन के नाम से फोल्डर बनाया, अब इसके अंदर हम चाहते तो वेलकम स्क्रीन डॉट जेएसएक्स इसके नाम से फाइल बनाते, और पहले भी हम ऐसे ही बनाते थे, लेकिन अब फोल्डर के अंदर आप इंडेक्स के नाम से फाइल बनाइएगा। अब जैसे सपोज करो एक और फोल्डर आपका यहाँ पर होम के नाम से, और उस होम के अंदर आपको होम डॉट जेएसएक्स नहीं बनाना है, इंडेक्स डॉट जेएसएक्स बनाना है। ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिलहाल इस वेलकम स्क्रीन के अंदर हमें काम करना है। ठीक है ना, तो वेलकम स्क्रीन के अंदर आ जाओ, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करो। सबसे पहले मैंने क्या कहा, किसी भी कंपोनेंट को बनाने से पहले आपको रिएक्ट को इंपोर्ट कर देना है। उसके बाद आपको कौन से बनाना जरा इस तरीके से वेलकम स्क्रीन के नाम से, तो वेलकम स्क्रीन ऐसे बना दीजिए और यहाँ पर आपको कॉलबैक फंक्शन का डिफिनीशन करना है, रिटर्न कीवर्ड का यूज करना है इस तरीके से, और फिलहाल यहाँ से टेक्स्ट को ही रिटर्न कर दीजिए। तो रिएक्ट नेटिव के अंदर से टेक्स्ट इंपोर्ट भी करना होगा, मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया वेलकम स्क्रीन। ठीक है, और इसको आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी कर देना है, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस कीवर्ड का यूज करिए और वेलकम स्क्रीन जो आपका कंपोनेंट है इसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। इस वेलकम स्क्रीन को आपको इंपोर्ट करना होगा ऐप के अंदर, क्योंकि आपने नीचे यूज कर रखा है, तो इंपोर्ट भी कर लेंगे हम यहाँ पर। इसके ठीक नीचे इंपोर्ट कीवर्ड का करिए इस तरीके से, और वेलकम स्क्रीन को आप इंपोर्ट कर लीजिए फ्रॉम CMP फोल्डर के अंदर से वेलकम स्क्रीन। ठीक है, इस तरीके से। तो आगे का जो फाइल है वो इंडेक्स है, इंडेक्स डॉट जेएसएक्स, इसलिए वो डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। वेलकम स्क्रीन तक ही आपको फाइल का नाम देना होगा। परफेक्ट। अब यही वेलकम स्क्रीन आपने यहाँ पर लिख दिया है कंपोनेंट के रूप में, तो अब ये ओपन हो जाना चाहिए। ये देखिए है ना, आ गया इस तरीके से वेलकम स्क्रीन, यहाँ पर भी लिख के आ गया। मुझे ये हेडर इसके बीच में नहीं चाहिए, यानी कि यहाँ पर मुझे हेडर नहीं दिखाना है। तो हेडर अगर आपको नहीं दिखाना है तो यहीं पर आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन सेट कर सकते हो। तो छोटा सा ऑप्शन है इसलिए यहीं पर सेट कर देंगे हम, हेडर शोन इसके नाम से प्रॉपर्टी है, इसका वैल्यू आपको फॉल्स कर देना है। तो अगर आपने हेडर शोन का वैल्यू फॉल्स कर दिया तो हेडर आपको ऊपर की तरफ नहीं दिखेगा, और ये जो वेलकम स्क्रीन है ये बिल्कुल टॉप में चला जाएगा। ठीक है ना, मुझे स्टेटस बार पे नहीं काम करना है, इसलिए मैंने मतलब ये टॉप में ही रहने दीजिए। अभी हमें वेलकम स्क्रीन को बनाना है, तो वेलकम स्क्रीन बनाने के लिए हमें एक लाइब्रेरी का यूज करना है, उसको हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो क्रोम में आ जाइएगा और यहाँ पर आ जाइए, जरा इस तरीके से लिखिएगा यहाँ पर रिएक्ट नेटिव ऐप इंट्रो स्लाइडर, तो ऐसे लिखिए रिएक्ट नेटिव ऐप इंट्रो स्लाइडर, ये लिख दीजिएगा, NPM दिख जाएगा इसका यहाँ पर, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो मुझे इंट्रो स्लाइडर यानी कि जो है वेलकम स्क्रीन के लिए बनाना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, एक बार बैक कर लेते हैं, फिर से यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यही NPM वाला जो होगा इस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर ये देखिए आपको NPM दिख जाएगा इस तरीके से, NPM रिएक्ट हाइफन नेटिव हाइफन ऐप इंट्रो स्लाइडर, कॉपी कर लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आपको कमांड में आ जाना है, पेस्ट करना है। तो हमें इसको कंपाइलेशन को रोकना होगा, तो कंट्रोल C कर लेते हैं, या तो आप इस प्रोजेक्ट को दूसरे एप्लीकेशन में भी ओपन कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें कंट्रोल C करना पड़ेगा, ये रुक जाएगा, CLS कर लेंगे। मैंने राइट क्लिक करके पेस्ट किया, इंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। आप अगर आपका कंपाइल होने में टाइम लेता हो तो आप इस प्रोजेक्ट को एक और फोल्डर में यानी कि एक और CMD में ओपन कर लीजिए और वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने CLS कर लिया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा npx expo स्टार्ट दोबारा, ताकि ये फिर से कंपाइल हो जाए। तो यहाँ पर आपको ए प्रेस कर देना है इस तरीके से, ताकि ये फिर से उसी से कनेक्ट हो जाए, यानी कि इसी एमुलेटर से। ठीक है, और यहाँ पर आपको यस कर देना है, वाई प्रेस कर देना है जब इस तरीके का विंडो आए। ठीक है, तो ये इसी में फिर से कंपाइल हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा पेशेंस, देखिए इस तरीके से कंपाइल हो जाएगा। यहीं पर आपको डेमो दिख जाएगा कि किस तरीके से हमें वेलकम स्क्रीन बनाना है। ठीक है ना, इसका कोड भी आपको नीचे की तरफ दिख जाएगा कि क्या क्या आपको इंपोर्ट करना चाहिए। तो वेलकम स्क्रीन मुझे कुछ इस तरीके से बनाना है, जैसे आपने कई सारे एप्लीकेशन में देखा होगा, एंड्रॉयड के या iOS के किसी भी एप्लीकेशन में, जब भी कोई एप्लीकेशन आप खोलते होंगे तो उसका वेलकम स्क्रीन सबसे पहले दिखता है। उसके बाद दो बटन होते हैं वहाँ पर, स्किप का, नेक्स्ट का, है ना। हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट होम पेज पे चले जाते हैं, या हम स्किप करते हैं तो हम डायरेक्ट होम पेज पे चले जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं तो अगले पेज पे चले जाते हैं। कई सारे वेलकम स्क्रीन दिखाते हैं, इंट्रो स्क्रीन इसको बोलते हैं। तो फिलहाल इसको इंपोर्ट करना है हमें, तो इंपोर्ट कीवर्ड यहीं पर दिख जाएगा, आप यहीं से कॉपी कर लीजिए
या आप यहाँ पर आके लिख दीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएंगे, ये जो वेलकम के अंदर इंडेक्स डॉट JSX है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करिएगा, और मैं स्लाइडर के नाम से इंपोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पर जो नाम है वो थोड़ा बड़ा है। फ्रॉम कीवर्ड का यूज करेंगे इस तरीके से, और रिएक्ट हाइफन नेटिव और हाइफन ऐप हाइफन इंट्रो स्लाइडर, इसके अंदर से आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जरा, इंपोर्ट स्टेटमेंट कैसे लिखा हुआ है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं इंपोर्ट किया गया, जैसे स्टाइल शीट कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंपोर्ट किया गया है। तो इसको आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा रिएक्ट नेटिव के अंदर से इंपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये चीज़ कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंपोर्ट नहीं किया गया है। तो इसका नाम आप दूसरा चेंज कर सकते हो, यानी कि इसके अंदर से ही इंपोर्ट करना है, और इसका कोई भी नाम रखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट से लॉक्ड नहीं है। कर्ली ब्रैकेट से जो लॉक्ड होता है उसका मतलब हम उसको डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, यानी कि ये चीज़ उसके अंदर पहले से उसी नाम से है, या तो ये एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड किया गया होगा। तो इसका नाम छोटा कर दिया हमने, स्लाइडर नाम कर दिया है। तो इस स्लाइडर में इस तरीके का स्क्रीन बनाने के लिए, यानी कि जो अभी यहाँ पर दिख रहा है डेमो, इसके लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए, यानी कि इमेज वगैरह होना चाहिए। तो उसके लिए हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेंगे। यहीं पर आ जाइए, एक कांस्टेंट बनाएंगे जरा से डेटा के नाम से, इसका वैल्यू एक एरे हो जाएगा। इसके अंदर फर्स्ट जेसन, तो जितना स्क्रीन आपको बनाना है उतना जेसन आपको डिफाइन करना है। मुझे 3 स्क्रीन बनाना है, इसलिए मैंने 3 जेसन को डिफाइन कर दिया इस तरीके से। तो ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये एरे है, और इस एरे के अंदर जितना स्क्रीन बनाना है उतना आपको जेसन ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है। ऐसा प्रिपरेशन आपको यहीं पर दिख जाएगा, नीचे की तरफ आएंगे ना, तो देखिए डेटा के लिए एक एरे ऑब्जेक्ट बनाया गया है, स्लाइड्स के नाम से कांस्टेंट है, और ये एक एरे है, और इसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट का प्रिपरेशन किया गया है। तो इसके अंदर अगर आपको टाइटल वगैरह भी सेट करना है तो सेट कर सकते हो। मुझे की और इमेज सेट करना है, ठीक है ना। तो की पहले डिफाइन कर देंगे, पहले वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाइए, और यहाँ पर की के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिए, और की का वैल्यू यूनिक रखते हैं इसलिए 1 डिफाइन कर दीजिएगा। कॉमा से सेपरेट करेंगे, इमेज के नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे, और यहाँ पर आपको रिक्वायर फंक्शन को कॉल कर लेना है। और इसके एसेट फोल्डर के अंदर, ये जो एसेट फोल्डर है इसके अंदर मैं इमेज रखने वाला हूँ। ठीक है, तो वो इमेज मैं आपको भेज दूंगा, या तो आप ऑनलाइन भी इमेज निकाल सकते हो। तो ये जो एसेट फोल्डर है इसके अंदर मैंने इमेज रख दिया है, देखिए जरा। एसेट फोल्डर के अंदर जाएंगे, वेलकम हाइफन इमेज, इसके नाम से मैंने डिफाइन कर दिया फोल्डर, और इसके अंदर A.png, B.png, C.png, D.png ऐसे इमेज मैंने रख दिया है। तो आपको मैं ये फोल्डर भेज दूंगा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, या तो आप जो है खुद से निकाल लेना गूगल से, ऐसे ही इमेज जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप सर्च करेंगे गूगल पे मिल जाएगा, आप लिखना इमेजेस फॉर वेलकम स्क्रीन फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ऐसे कुछ लिख देना, वहाँ पर आपको कई सारे इमेजेस दिख जाएंगे, तो अपना मनपसंद इमेज आप लगा पाएंगे। ठीक है, अब सपोज करो हमारे लोकल पीसी में इमेज है, इसलिए हम यहाँ पर रिक्वायर फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, और डायरेक्ट लोकेशन दे रहे हैं। अगर आपका जो है समझो सपोज करो आपका जो URL है वो ऑनलाइन होता, तो यहाँ पर आप URI सेट करते हैं, यानी कि इसके अंदर URI के नाम से प्रॉपर्टी सेट करते, और इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू दे देते उसका ऑनलाइन वाली लोकेशन का। लेकिन हमारा लोकल पीसी में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर से बाहर निकलेंगे, एक और फ़ोल्डर से बाहर निकलेंगे, तो हमें मिल जाएगा एसएस नाम का फ़ोल्डर, और इसके अंदर है वेलकम हाइफन इमेज, इसके अंदर है हमारा A.png, इसके नाम से फाइल है। ठीक है, आपको कॉमा से सेपरेट कर देना है, या नहीं भी करिएगा, लास्ट वाला प्रॉपर्टी, इसलिए नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। इन्हीं दोनों को कॉपी कर लीजिएगा, कंट्रोल C करके दूसरे वाले जेसन में भी डिफाइन कर। अभी मुझे टाइटल वगैरह नहीं सेट करना है, मुझे सिर्फ इमेज दिखाना है वेलकम स्क्रीन में, इसलिए मैं इमेज की सेटअप कर रहा हूँ। यहाँ पर B डिफाइन कर देंगे, और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है इस तरीके से, यहाँ पर आपको C डिफाइन कर देना है। ठीक है, अब इसके अंदर कैसे काम करना है स्लाइडर के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएंगी, यानी कि यहाँ जहाँ से आपने इंस्टॉल किया सारा कोड यहाँ पर दिखेगा आपको। लेकिन आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं आसान तरीका आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि आसानी से सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्लाइडर है, और इसके लिए हमने डेटा प्रिपेयर कर लिया है। डेटा के अंदर जितना आपको स्लाइडर होम स्क्रीन पे दिखाना है, जैसे कि जितना भी स्क्रीन आपको वेलकम स्क्रीन के रूप में दिखाना है, उतना जेसन आपको इस डेटा के अंदर शुरू करना है और बंद करना है। ठीक है, अब इसी डेटा को आपको इस स्लाइडर को देना है, तो इस स्लाइडर को आपको एज अ कंपोनेंट यूज़ करना होगा। तो ये हटा दीजिए जरा, पैरेंथेसिस का सिंबल दीजिए, और स्लाइडर को आप यहाँ पर डिफाइन करिए जरा इस तरीके से। इस स्लाइडर को आप ऐसे लॉक करिएगा, इसके बीच में कुछ लिखना नहीं है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज के रूप में हमें कुछ लिखना है, इसलिए मैंने डेटा के नाम से प्रॉपर्टी सेट किया, और डेटा का वैल्यू आपको डेटा बना देना है। कौन सा डेटा, ये वाला डेटा, ठीक है ना, इसको दे दीजिएगा। उसके बाद डिज़ाइन करने के लिए आपको कैसे डिज़ाइन करना है, देखिए ज़रा नीचे की तरफ आएंगे तो आपको पूरा एक लिस्ट दिख जाएगा, और नीचे आइए थोड़ा स्क्रॉल करिए नीचे की तरफ, ये देखिए पूरा एक लिस्ट दिख जाएगा। डेटा पहले देना है, डेटा एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो नॉर्मल मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही आपको देना है पर, ठीक है ना। इस तरीके से परफेक्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे शुड, यहाँ पर लिखा होगा जो भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद रेंडर आइटम में आपको पूरा डिज़ाइन देना है, ठीक है ना, किस तरीके का डिज़ाइन रहेगा आपको वो रेंडर आइटम के अंदर देना है। तो रेंडर आइटम के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, और उसका वैल्यू एक फंक्शन होगा, यहाँ पे लिखा टाइप लिखा हुआ ना, फंक्शन टाइप है, और
यहाँ पर आपका नॉन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, तो ये डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, अगर आप ठीक है, यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड है ये डिफ़ॉल्ट जहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? तो ठीक है, इसका डिफिनीशन करेंगे हम और इस रेंडर आइटम को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ऊपर की तरफ दिख जाएगा, जैसे स्लाइडर का जहाँ पर भी यूज होगा। ठीक है, इसके अंदर आपको ढूंढना पड़ेगा। मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लिया है। नीचे की तरफ आ जाएंगे, इसके अंदर आपको रेंडर आइटम इसके नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है और रेंडर आइटम का वैल्यू आपको एक फंक्शन का डिफिनीशन रखना है। तो आप चाहे डिफिनीशन यहीं पर कर दें, यानी कि अगर आपकी मर्जी यहाँ पर डिफिनीशन करना यहीं पर कर दीजिए, या तो इसका डिफिनीशन आप ऊपर कर दीजिए कहीं। तो रेंडर आइटम के नाम से ही यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ और इसका डिफिनीशन इस रिटर्न के ठीक ऊपर कर दूंगा मैं। तो एक क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से, रेंडर आइटम के नाम से। ठीक है ना, और यहाँ पर आपको एरो फंक्शन का डिफिनीशन करना है। अब मैं चाहता हूँ इस एरो फंक्शन के सामने जो भी रखूँ तो वो रिटर्न हो जाए। तो यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट ना स्टार्ट करके फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब इस फंक्शन ब्रैकेट के अंदर जो भी काम करेंगे वो रिटर्न होकर कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा। तो रिटर्न करना जरूरी है। तो अगर आप ऐसे नहीं रिटर्न करना चाहते हो तो ऐसे लिखिएगा और ऐसे रिटर्न कर दीजिए, यानी कि यहाँ से पैरेंथेसिस को रिटर्न कर दीजिए। अगर आप यहीं से पैरेंथेसिस को डिफाइन करके लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो, वहाँ से भी डायरेक्ट वो रिटर्न हो जाएगा। तो रिटर्न होकर यहाँ जाएगा। ठीक है ना, अब इसके अंदर हमें व्यू को स्टार्ट करना है सबसे पहले। तो व्यू स्टार्ट कर लीजिए जरा इस तरीके से, व्यू को क्लोज कर लेंगे। इस व्यू को हमें इंपोर्ट भी करना होगा, देखिए इंपोर्ट कर लेना आप लोग भी। अच्छा, व्यू को ऐसे क्लोज करेंगे क्योंकि इसके बीच में हमें इमेज को स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर आप इमेज स्टार्ट करिए, इमेज को भी आपको इंपोर्ट करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया इमेज को भी, ये देखिए। ठीक है ना, अब इस इमेज के अंदर आप सोर्स के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिए इस तरीके से, सोर्स। और यहाँ पर आपको डिफाइन करना है ये जो डेटा के अंदर ये इमेज की प्रॉपर्टी आ रहा है वो, तो वो यहाँ पर कैसे आएगा, वो यहाँ पर कैसे आएगा? ठीक है ना, यानी कि रेंडर आइटम के अंदर वो कैसे आएगा? तो देखिए, जो रेंडर आइटम फंक्शन है उसको आपने स्लाइडर के अंदर कॉल कर लिया है, यानी कि स्लाइडर के अंदर ये जो रेंडर आइटम प्रॉपर्टी ये प्री डिफाइन है। और ये कोई भी नाम दे सकते हो आप, ये वाला जो इसके अंदर वैल्यू है। ठीक है ना, इसको कोई भी नाम दिया जा सकता है। तो रेंडर आइटम के अंदर आपने इस फंक्शन को कॉल किया है, इसलिए यहाँ पर आप आइटम के नाम से एक प्रॉपर्टी डी स्ट्रक्चर कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर आप आइटम के नाम से एक प्रॉपर्टी डी स्ट्रक्चर कर सकते हो। तो वो आइटम ये यहाँ से भेजेगा इस रेंडर आइटम फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर आप डी स्ट्रक्चर कर लीजिएगा और इसी आइटम के अंदर से आप इसी आइटम के अंदर से इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर पाओगे, यानी कि यहाँ पर जो भी आपने प्रॉपर्टी दिया होगा ऑब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो इमेज हो चाहे वो की हो, एक्सेस कर सकते हो आप। तो यहाँ पर आइटम के अंदर से डॉट इमेज को मुझे एक्सेस कर लेना है। ठीक है, अब ये रिटर्न हो रहा है, तो रिटर्न होके यहाँ पर आपको जाएगा और यहाँ पर दिखेगा आपको ये चीज़। ठीक है, फिलहाल आर प्रेस करेंगे क्योंकि ये कंपाइल नहीं हुआ। तो यहाँ पर आर प्रेस करिएगा क्योंकि कंपाइलेशन रुका हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे कमांड में और आर प्रेस कर देंगे तो रिलोड होगा ये। पेशेंस रखेंगे थोड़ा, और ऐसा अगर कोई आ रहा है तो यहाँ पर क्लोज पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे फिर से, और जो आपके एप्लीकेशन का नाम दिखेगा उस पर क्लिक कर देना है। तो जस्ट स्टडी यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन का नाम होगा। ठीक है, या तो आप यहीं से यूआरएल दे दीजिएगा डायरेक्ट। तो यूआरएल क्या है वो ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा, exp:/168. नहीं 192, ऐसे लिखना है आपको 192.168.1.212:8.0.8.1। ये यूआरएल है, कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से और कनेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ज़रा इस तरीके से है ना, तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा। आप कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा और इसको कट कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको फोटो दिख जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर आपको फोटो दिख जाएगा। परफेक्ट, ये फोटो है, इसको हमें थोड़ा अरेंज करना होगा तब ये सही से दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट का और डन का बटन भी आपको दिखेगा। ठीक है ना, तो ये कंपाइल हो चुका है। यहाँ पर लिख के आ रहा है एक जो है यूनिक की का वो आ रहा है वार्निंग। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए की का वैल्यू 1 है और यहाँ पर भी मेरे ख्याल से 1 होगा इसकी वजह से, क्योंकि हमने शायद कॉपी पेस्ट किया है। तो इसको चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पर 2 कर दीजिएगा और यहाँ पर आप 3 कर दीजिए, क्योंकि की का वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए। तो इस डेटा के अंदर जाना है और इन तीनों को अलग अलग कर देना, तो वो वार्निंग चला जाएगा। यहाँ पर जो वार्निंग आ रहा था अब चला गया। ठीक है ना, अब इसको हमें थोड़ा डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन करने के लिए हम सेपरेट सीएसएस का फाइल बनाने वाले हैं। तो सीएसएस का फाइल बना लीजिए ज़रा। ये जो आपका वेलकम स्क्रीन वाला फोल्डर है एस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर, उसी के अंदर एक नया फाइल बनाइए ज़रा इस तरीके से, वेलकम -screen .js। इसके एक्सटेंशन कोड हो गया JS। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले आपको इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना है इस तरीके से, और स्टाइल सीट्स को आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो स्टाइल सीट इसको इंपोर्ट करना है, रिएक्ट नेटिव। ये इंपोर्ट हो गया। उसके बाद आपको एक कॉन्स्टेंट बनाया जा रहा है स्टाइल्स के नाम से। तो जरूरी नहीं कि स्टाइल्स के नाम से बनाया जाए, किसी भी नाम से बनाया जा सकता है। इसी स्टाइल सीट्स के अंदर से आपको डॉट क्रिएट के नाम से फंक्शन कॉल करना है और इसका वैल्यू जेसन ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देंगे। ठीक है, और इस स्टाइल सीट को आपको एक्सपोर्ट कर देना है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस कीवर्ड का करिए और यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर दिए स्टाइल्स को। ठीक है ना, स्टाइल्स को, यानी कि इसको
अब इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे जहाँ पर भी हमें यूज़ करना है। तो इंडेक्स डॉट जेएसएक्स यानी कि वेलकम के अंदर जो इंडेक्स डॉट जेएसएक्स उसके अंदर इंपोर्ट करना है, यहीं पर हमें यूज़ करना है, इसलिए यहीं पर इंपोर्ट करेंगे। स्टाइल्स को आप इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये फाइल इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जो भी काम करेंगे वो आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले जो ये व्यू है इसको डिज़ाइन करने वाले हम, लेकिन इसमें हाइट वगैरह सेट करेंगे। तो एक काम करिए ज़रा, इस व्यू के अंदर आप स्टाइल को ऐसे लगाइए और ये जो स्टाइल्स आपने इंपोर्ट किया है स्टाइल्स, उसके अंदर से डॉट मैन इसके नाम से एक प्रॉपर्टी रीड कर लीजिए। इस मैन का डिक्लेरेशन हमें यहाँ पर करना होगा इस जेसन के अंदर। तो मैन को सही पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए और फ्लेक्स का वैल्यू 1 कर दीजिए, जिससे क्या होगा, इसका हाइट 100% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमें इस इमेज को कंट्रोल करना है। तो जो इमेज होगा इसके अंदर भी स्टाइल लगाइएगा इस तरीके से, और यहाँ पर आप डिफाइन कर दीजिएगा जो है स्टाइल्स के अंदर से, यानी कि जो स्टाइल्स वाला कांस्टेंट उसके अंदर से इमेज के नाम से प्रॉपर्टी। ठीक है ना, इस इमेज को भी हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, कॉमा से सेपरेट करिएगा, पेस्ट करिएगा और यहाँ पर आप, सॉरी यहाँ पर नहीं, इसके बगल में, यानी कि यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करेंगे और इमेज को यहाँ पर डिफाइन करें। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या प्रॉपर्टीज रखना है वो डिफाइन करिए। तो विद मुझे 100% रखना है, इसलिए विद को आपको ऐसे 100% दे देना है। ठीक है, परसेंटेज लगाना है, इसलिए 100% ऐसे लिखेंगे, कॉमा से सेपरेट करिएगा, हाइट के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिएगा और हाइट का वैल्यू भी आप 100% डिफाइन कर दीजिएगा इस तरीके से। परफेक्ट। तो इसके अंदर मुझे विद और हाइट ही सेट करना था, बस इसलिए मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब इसका हाइट और विद 100% हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कवर हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। सपोज को कोई इमेज आपका छोटा पड़ रहा है, तो इस इमेज के अंदर, यानी कि जो इमेज है इसके अंदर आप रिसाइज मोड के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करते हो और इसका वैल्यू कवर कर सकते हो, तो वो कवर कर लेगा। या कंटेन लिख सकते हो, कवर लिख सकते हो, तो जो मर्जी आप लिखेंगे। तो कोई भी इमेज अगर आपका छोटा होगा तो वो कवर कर लेगा, अपने आप को मैनेज कर लेगा। अच्छा, एक और चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दिख रहा है। इस नेक्स्ट के बटन को आपको कैसे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि नेक्स्ट का बटन कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा लिस्ट के अंदर रेंडर नेक्स्ट बटन। ठीक है, इसको डिफाइन यानी कि प्रॉपर्टी के रूप में कॉल करना है और इसका वैल्यू भी एक फंक्शन होगा। तो यहाँ पर आ जाइएगा रेंडर नेक्स्ट बटन, है ना। अच्छा, स्लाइडर के अंदर जाना है, सॉरी इमेज के अंदर मैं कर रहा हूँ। ये जो स्लाइडर है इसके अंदर आपको डिफाइन करना है, जैसे हमने रेंडर आइटम को डिफाइन किया वैसे आपको रेंडर नेक्स्ट बटन इसको डिफाइन करना है और इसका वैल्यू मैं नेक्स्ट बटन के नाम से एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो ये जो आपका रेंडर आइटम वाला फंक्शन है इसी को मैं यानी कि कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बस नाम चेंज कर दूंगा। तो मैंने ऐसे कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर जो नाम है उसको मैं चेंज कर दूंगा, नेक्स्ट बटन कर दूंगा। सॉरी, यहाँ पर जो नाम है उसको मैं नेक्स्ट बटन कर दूंगा इस तरीके से। परफेक्ट। और आइटम यहाँ पर रिसीव नहीं होगा, इस आइटम को हटा दीजिए और मुझे इमेज की जगह पे आइकन का यूज करना है। जहाँ पर इमेज था वहाँ पर मुझे आइकन का यूज करना है। तो आइकन को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप आइकन का यूज करना चाहते हो तो इस आइकन को आपको इंस्टॉल करना होगा। लेकिन अगर आप फिलहाल देखना चाहते हो तो यहाँ पर टेक्स्ट कंपोनेंट का यूज करिए और फिलहाल यहाँ पर लिख दीजिए जस्ट फॉर कोड। तो मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब टेस्टिंग पर्पस के लिए। तो ये जस्ट नेक्स्ट के बटन की जगह पे जस्ट फॉर कोड आपको यहाँ पर दिखेगा। अब यहाँ पर कुछ भी दिखाना चाहे तो वो यहाँ पर लिखिए जरा। तो मुझे आइकन दिखाना है, इसलिए मुझे आइकन को इंस्टॉल करना होगा। तो आइकन इंस्टॉल करने के लिए गूगल पे आ जाइएगा और यहाँ पर डिफाइन करिए रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन। तो पहले भी आपको वेक्टर आइकन के बारे में बताया गया है, वेक्टर आइटम आइकन का ही सेटअप करना है आपको। ठीक है, इस पर क्लिक करिएगा एनपीएम वाले पे और यहाँ पर आपको कमांड दिख जाएगा, कॉपी कर लीजिएगा। एक और सीएमडी में ओपन कर लेंगे ताकि हमें कंपाइलेशन को रोकना ना पड़े। मैंने ओपन कर लिया है, इंटर प्रेस कर दूंगा तो हमारा जो आइकन का लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसके अंदर से कई सारे आइकन्स का आप यूज़ कर सकते हो, चाहे आप मटेरियल का यूज़ करिए चाहे आप किसी और आइकन का यूज़ करिए। ठीक है ना, तो मुझे आयोन आइकन का यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पर आ जाएंगे ऊपर की तरफ और इम्पोर्ट कीवर्ड टच करिए इस तरीके से और आइकन को इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो मैंने इंपोर्ट आइकन, और यहाँ पर आपको डिस्ट्रक्चर करते हुए नहीं इंपोर्ट करना है। ठीक है, सिर्फ आइकन ऐसे डायरेक्ट लिखना है और लास्ट में जो आइकन लिखा होगा इसको हटा दीजिएगा। आइकन्स के अंदर से स्लेश आयोन आइकन्स इसको आपको इंपोर्ट कर लेना है। ये चीज़ जरूर देखिएगा कि कहाँ से इंपोर्ट हुआ, नहीं तो एरर आएगा। अब इस आइकन का आपको यहाँ पर टेक्स्ट के जगह पे यूज करना है। तो आइकन को ऐसे स्टार्ट करिएगा और इस तरीके से क्लोज करिएगा, क्योंकि हमें इसके बीच में कुछ लिखना नहीं है। और यहाँ पर आ जाएंगे, नेम कीवर्ड का यूज करेंगे और मैं जैसे होम लिख देता हूँ तो होम का आइकन दिखेगा। थोड़ा सा साइज बढ़ाने के लिए साइज के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिएगा इस तरीके से, सॉरी। और साइज में आप डिफाइन करिए 24, तो थोड़ा सा बड़ा साइज का दिखेगा आइकन। यहाँ पर देखिए होम का आइकन आ गया। पहले हम इसको डिजाइन कर लेते हैं, हमें होम का आइकन नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें कोई दूसरा आइकन चाहिए। तो एक काम करिए, यहाँ पर इस आइकन का नाम मैं डिफाइन करता हूँ एरो, एरो हाइफन फॉरवर्ड, ऐसे डिफाइन करिए एरो हाइफन फॉरवर्ड हाइफन आउटलाइन। इस वाले आइकन को यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आउटलाइन वाला यानी कि एरो फॉरवर्ड आउटलाइन आइकन आ जाएगा इस तरीके से। परफेक्ट।
इसको थोड़ा डिज़ाइन करना है इस आइकन को। ये जो मेन लगा हुआ है यहाँ पर स्टाइल के अंदर, इस मेन को हटाइएगा। यहाँ पर आप राउंडेड बटन इसके नाम से एक प्रॉपर्टी रीड करिएगा, राउंडेड बटन के नाम से, और इसका डेफिनेशन हम करेंगे स्टाइल के अंदर। तो इसको कॉपी करिएगा और इमेज को कॉमा से सेपरेट करिएगा, इसको डिफाइन करिएगा और यहाँ पर आप विद और हाइट का यूज करिए। तो मैंने पहले विद डिफाइन कर दिया इस तरीके से 40 पिक्सल, और यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करके हाइट को भी आपको डिफाइन करना है। तो मैंने ऐसे हाइट डिफाइन कर दिया 40। तो विद हाइट 40 दे दीजिएगा। तो नंबर न्यूमेरिक डेटा दीजिएगा, है ना, विद और हाइट। अगर आपको पिक्सल नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट दे दीजिएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 40 पिक्सल 40 पिक्सल। अब आपको यहाँ पर बैकग्राउंड कलर का यूज करना है। तो बैकग्राउंड कलर ऐसे डिफाइन करिएगा RGBA में, RGBA कलर दीजिएगा इस तरीके से, 0,0, सॉरी अंदर ही लिखेंगे, इसके अंदर ही लिखिएगा, ठीक है ना, 0,0,0 0.5, ये लास्ट वाली वैल्यू थोड़ा 0.5 में देंगे तो गाढ़ा दिखेगा थोड़ा, कॉमा से सेपरेट करेगा। ये ब्लैक कलर का RGB है, ठीक है ना। उसके बाद आपको इसके अंदर का जो कंटेंट है उसको सेंटर में रखना है। तो अलाइन आइटम्स का यूज करिएगा। अभी देखिए कैसा हुआ, उसको देख लीजिए पहले, फिर आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से डिजाइन आया, ठीक है। अब ये जो आइकन है इसको सेंटर में रखना है, उसको बॉर्डर रेडियस कर देना है, ठीक है। तो आइटम्स का यूज, सॉरी अलाइन आइटम्स, इसका यूज करिएगा, ठीक है ना, अलाइन आइटम्स, क्योंकि व्यू के अंदर लगा हुआ है, यानी कि ये व्यू के अंदर लगा हुआ है ये वाला प्रॉपर्टी। तो अलाइन आइटम सेंटर करिएगा। उसके बाद आपको जस्टिफाई का यूज करना है, कंटेंट, इसका वैल्यू भी आपको सेंटर डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो सेंटर में आ जाएगा। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करिएगा इस तरीके से, और बॉर्डर रेडियस आप डिफाइन कर दीजिएगा 40/2। तो 40/2 ऐसे लिख देंगे, तो इसका मतलब हो गया 50%। तो राउंडेड बटन के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपका डिक्लेयर होगा, देख के डिक्लेयर करिएगा। और यहाँ पर आपको ये गोले में दिखेगा परफेक्ट। ये जो आपका आइकन है इसका कलर व्हाइट होना चाहिए। तो index.jsx के अंदर आ जाइएगा। यहाँ पर आप कलर के नाम से प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, और इसका वैल्यू आप ऐसे वाइट लिख सकते हो, या #FFF, ये वाइट कलर कलर का कोड है, इसको दे सकते हो। तो ये कलर वाइट हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, अगला नेक्स्ट आ जाएगा इस, ठीक है। अब ये लास्ट वाला जब आएगा तो यहाँ पर डन दिखेगा आपको। तो डन का आइकन नहीं दिख रहा है, तो ठीक है, यहाँ पर वाइट कर देंगे, यानी कि इसका कलर ब्लैक कर देंगे। जो डन है उसको भी कस्टमाइज किया जा सकता है, अभी हम कस्टमाइज करेंगे। लेकिन सपोज करो ये जो स्क्रीन है इसको आपको बढ़ाना है, एक और स्क्रीन जोड़ना है। तो ये डेटा के अंदर जाइएगा, बस यहाँ पर आप जेसन बढ़ा दीजिएगा, तो एक और स्क्रीन आपका वहाँ पर बढ़ जाएगा। जैसे अभी 3 ही स्क्रीन आ रहा था, अब वहाँ पर एक और स्क्रीन बढ़ जाएगा। तो मैं डी वाला भी यूज़ कर लेता हूँ, मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया D.PNG। तो कभी भी आपको स्क्रीन बढ़ाना होगा तो बस इस जेसन को बढ़ाइएगा यहाँ पर, ठीक है। एक और स्क्रीन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाइएगा इस तरीके से। अच्छा, एक बार आपको अच्छा यूनिक की करना होगा, है ना, क्योंकि वार्निंग आ रहा है वहाँ पर, देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपको 4 कर देना है, क्योंकि ये 4 वाला है। की का वैल्यू जरूर यूनिक रखिएगा, ठीक है। अब एक और आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए आ गया ना। और यहाँ पर आपको डन का बटन भी अब दिख रहा होगा। इस डन के बटन को भी हमें कस्टमाइज करना है। तो इस डन के बटन को भी कस्टमाइज करने के लिए जिस तरीके से आपने रेंडर नेक्स्ट बटन को कॉल किया, वैसे ही आपको रेंडर डन बटन इसके नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको वहीं वेबसाइट पे दिख जाएंगी, कैसे लिखना है वो सारी चीज़ें मैं वहीं से देख के किया हूँ। तो रेंडर डन बटन इसको आपको डिफाइन करना है। और यहाँ पर आप डन बटन के नाम से एक फंक्शन कॉल कर लीजिए। तो मैंने ऐसे डन बटन इसके नाम से फंक्शन कॉल कर लिया। इस डन बटन का डेफिनेशन ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो ये जो नेक्स्ट बटन वाला है इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, और इसका नाम मैं डन बटन कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया डन बटन, ये देखिए, है ना। और यहाँ पर जो आइकन है बस उसको चेंज कर दीजिए आप। तो जो आइकन का नाम है उसको हम चेंज कर देंगे। आइकन का नाम डिफाइन कर देगा चेक मार्क आउटलाइन, यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे चेक मार्क आउटलाइन, ऐसे डिफाइन कर दीजिएगा। देखिए इस पे क्लिक करेंगे, जब ये डन वाले की जगह पे आएगा तो चेक मार्क वाला आइकन दिख जाएगा। अब इस पे क्लिक करने पे आप होम पेज पे जा सकते हो। यहाँ पर स्किप का बटन नहीं दिख रहा है, यानी कि होम पेज पे स्किप का बटन भी दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। तो उसको वो कैसे दिखेगा, उसको दिखाने के लिए यहीं पर आ जाइएगा। देखिए यहाँ पर आपको डिफाइन करना है एक प्रॉपर्टी का नाम शो स्किप, ऐसे लिखिएगा शो स्किप बटन। इसका वैल्यू आप ट्रू कर दीजिएगा। तो शो स्किप बटन इसका वैल्यू अगर आप ट्रू करते हो, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, जिसकी वजह से नहीं दिखता है। ट्रू कर देंगे तो ये स्किप का बटन भी आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए दिखा। इसको भी कस्टमाइज करना है। तो कस्टमाइज करने के लिए आप यहाँ पर रेंडर स्किप बटन, इसको आपको प्रॉपर्टी के रूप में कॉल करना है। और यहाँ पर मैं एक फंक्शन कॉल करने वाला हूँ स्किप बटन के नाम से। इसका डेफिनेशन मैं ऊपर की तरफ करूंगा, तो यही वाला मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ऐसे मैंने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। और इसका नाम चेंज कर दूंगा, ये हो जाएगा स्किप बटन। और इसके अंदर जो आइकन है उसको आप डिफाइन करिए जरा, एयर प्लेन आउटलाइन, एयर प्लेन आउटलाइन ऐसे डिफाइन करिएगा। तो यहाँ पर एयर प्लेन का आइकन आ जाएगा। इस पे जब कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट होम, यानी कि ये देखिए लास्ट वाले पेज पे आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप फिंगर से भी ऐसे स्लाइड कर सकते हो इस चीज़ को, और इस पे भी क्लिक करके आप इस चीज़ को स्लाइड कर सकते हो। अगर आप इस चीज़ को नहीं दिखाना चाहते हो
तो वेबसाइट पे जाइएगा, उसके लिए प्रॉपर्टी ढूँढिए, कौन-सा प्रॉपर्टी यूज़ करना है। बिल्कुल सारी चीज़ें लिस्टेड हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर सारी चीज़ें लिस्टेड हैं, ठीक है ना? चलिए ज़रा आगे काम करेंगे अब हम। तो आगे हमें क्या काम करना है, देखिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँ, तो ये सीधा होम पेज पे चला जाए या लेआउट वाले पेज पे चला जाए, या आप स्किप पे अगर कोई क्लिक करता है इस वाले स्किप बटन पे, तो डायरेक्ट लेआउट वाले पेज पे जाना चाहिए। तो उस केस में आपको यहाँ पर ऑन डन, अगर डन वाले पे क्लिक करना है तो ऑन डन इसके नाम से इवेंट है। यहाँ पर मैं फिलहाल आपको चेक करके दिखाता हूँ, मैंने अलर्ट का यूज़ किया इस तरीके से, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डन, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अगला है आपका ऑन स्किप, तो अगर कोई स्किप वाले पे क्लिक करेगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ स्किप, अलर्ट होना चाहिए। तो अभी अगर हम स्किप पे क्लिक, जैसे डन वाला है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ओके, ये देखिए अलर्ट में आ गया ना डन। इसी तरीके से अगर आप स्किप वाले पे क्लिक करेंगे, यानी कि ये जो स्किप वाला है इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए स्किप। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मुझे दूसरे स्क्रीन पे भेजना है। जब कोई डन पे क्लिक करेगा तो दूसरे स्क्रीन पे भेजना है, यानी कि लेआउट पे भेजना है, और यहाँ पर कोई स्किप करता है तब भी लेआउट पे भेजना है। तो देखिए ज़रा यहाँ पर आप नेविगेशन को रिसीव कर सकते हो वेलकम स्क्रीन के अंदर, क्योंकि वेलकम स्क्रीन आपका ये स्क्रीन के अंदर डिफाइंड है कंपोनेंट, ठीक है ना। यहाँ पर कंपोनेंट का वैल्यू वेलकम स्क्रीन है, तो इस वेलकम स्क्रीन के अंदर हम नेविगेशन को रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसे नेविगेशन को रिसीव कर लीजिएगा, और नेविगेशन के अंदर से आप यहाँ पर नेविगेट के नाम से फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो जहाँ पर अलर्ट लिखा हुआ है यहाँ पर लिखिए पहले नेविगेशन, उसके बाद आपको डिफाइन करना है नेविगेट इसके नाम से फंक्शन, और यहाँ पर मैं लेआउट के नाम से, अभी मैं डिक्लेयर नहीं किया हूँ स्क्रीन, स्क्रीन में बनाऊंगा तो लेआउट को मैंने ऐसे कॉल कर लिया। इसी को कॉपी कर लीजिएगा कंट्रोल सी करके, और इस अलर्ट को हटा के यहाँ पर आपको यहाँ पर भी डिफाइन कर देना। तो जब कोई डन पे क्लिक करेगा तो वो लेआउट पे जाएगा, और जब भी कोई जो है स्किप पे क्लिक करेगा तब भी वो लेआउट पे जाएगा, और जब कोई डन पे क्लिक करेगा तब भी वो लेआउट पे जाएगा, ठीक है ना। तो ये दूसरे स्क्रीन का डिफिनेशन हमें करना होगा इस लेआउट का। तो पहले लेआउट के लिए कंपोनेंट बना लेते हैं, उसके बाद हम स्क्रीन डिफाइन करेंगे। तो जो कंपोनेंट फोल्डर है इसके अंदर आ जाइएगा, एक नया फोल्डर बनाइएगा इधर से लेआउट के नाम से, और इस लेआउट के अंदर आपको इंडेक्स डॉट जेएसएक्स के नाम से फाइल बनाना है। तो जब भी आप नया फोल्डर कोई भी नया कंपोनेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर जो फाइल बनाइएगा उसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएसएक्स नाम रखिएगा उसका, ठीक है। और इसके नाम पे आपको यहाँ पर फंक्शन का नाम डिफाइन करना है। तो अभी आपको सबसे पहले इंपोर्ट क्या करना है, रिएक्ट, ऐसे इंपोर्ट करिएगा। अब यहाँ पर आपको कांस्टेंट का नाम क्या डिफाइन करना है, लेआउट, जो फोल्डर का नाम होगा वो कांस्टेंट रखिएगा, इस तरीके से उस नाम से कांस्टेंट रखिएगा। और यहाँ पर आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना है, फिलहाल पैरेंथेसिस को रिटर्न करिएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट डिफाइन कर देता हूँ टेक्स्ट के अंदर इस तरीके से, वेलकम टू लेआउट, ऐसे मैंने लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो। इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करिएगा इस तरीके से, और टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। रिएक्ट नेटिव के अंदर से इंपोर्ट करिएगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इस कीवर्ड का यूज़ करिएगा, और जो आपका लेआउट का वाला फंक्शन है इसको एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है। अब हमें इसको इंपोर्ट करना है ऐप के अंदर, और स्क्रीन को डिफाइन करना है, ठीक है। तो जैसे आपने वेलकम स्क्रीन को इंपोर्ट किया था वैसे आप इंपोर्ट कर लीजिए ज़रा इस तरीके से लेआउट को भी। तो मैंने लेआउट को इंपोर्ट कर लिया, और इसके लिए स्क्रीन डिफाइन करने के लिए यह स्क्रीन का कोड है, कॉपी पेस्ट कर दीजिए एक और बार। इसके अंदर मुझे हेडर ऑप्शन दिखाना है, इसलिए जो हेडर ऑप्शन सेट है इसको हटा दीजिएगा, और लेआउट को आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है, सॉरी ऐसे लिखेगा लेआउट, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे लेआउट डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर भी हमें लेआउट को डिफाइन कर देना है इस तरीके से, परफेक्ट। तो नेम में लेआउट और कंपोनेंट में लेआउट इस तरीके से। अब इसके लिए स्क्रीन डिफाइंड हो गया, इसका मतलब जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमने ऑलरेडी कोड कर दिया है, यानी कि जब यहाँ पर क्लिक होगा तो लेआउट वाला स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो अभी जाके टेस्ट करिए ज़रा, जैसे मैं डायरेक्ट स्किप पे क्लिक करता हूँ तो लेआउट वाला ओपन हो गया। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए डन पे जाऊँ, इस पर क्लिक करूँ, तब भी लेआउट वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे क्या हुआ, इस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। और ये सारी चीज़ों पे अगर आपको काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब आपने सही से जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से एरे ऑब्जेक्ट वगैरह बना के हैंडल करना चीज़ों को, और इस तरीके से फंक्शन यानी कि प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिफाइन करना, उसके अंदर फंक्शन कॉल करना, उसके अंदर से कुछ भी रिटर्न करना, ये सारी चीज़ें तभी आपको समझ में आएगी जब आपने जावास्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ रखा हो, ठीक है ना। कैसे नेविगेशन यहाँ पर अचीव हुआ, कैसे इंटरनल डेटा यहाँ पर आ रहा है। तो रिएक्ट जेएस के अंदर और जावास्क्रिप्ट वगैरह जिसकी अच्छी है उनको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप जावास्क्रिप्ट पढ़िए, और रिएक्ट जेएस तो पढ़ ही के आइएगा रिएक्ट नेटिव सीखने के लिए, तो ज़्यादा बेटर होता है। तो रिएक्ट जेएस के अंदर एटलीस्ट आपको इतना आना चाहिए कि कंपोनेंट वगैरह कैसे बनता है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर डेटा कैसे भेजते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी ही चाहिए जो है रिएक्ट जेएस के अंदर। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इशू है ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। और इस स्क्रीन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और बनाइएगा।
ठीक है? कुछ भी आपको देखना है कि और भी किस चीज़ जैसे इस बटन को आपको कस्टमाइज़ करना है, कलर वगैरह दूसरा करना है, तो बिल्कुल आपके पास लिस्ट है, यहाँ पर जाइएगा और यहीं से देखिएगा कैसे उसको कस्टमाइज़ करना है। चीज़ें क्लियर होंगी, कुछ इश्यू है ज़रूर कुछ आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट 4 कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।